वेलकम टू डीएनए एकेडमी। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां एक लड़ाई ने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी किताबी लेक्चर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पड़ताल हैं जो हमें सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों के पार ले जाती हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे बाहर से आया एक शासक, जिसकी मुट्ठी भर सेना थी, दिल्ली की लाखों की सल्तनत को घुटनों पर लाने में कामयाब हो गया। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है रणनीति की, धोखे की और एक ऐसे जुए की जिस पर पूरा हिंदुस्तान दांव पर लगा था। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे हम मुगल वंश के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। ये वो वंश है जिसने भारत पर 1526 से लेकर मोटे तौर पर 1707 यानी औरंगजेब की मौत तक मजबूती से शासन किया। बाबर का अपना शासनकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 4 साल का, 1526 से 1530 तक। वो असल में एक चगताई तुर्क था जिसका ताल्लुक मध्य एशिया से था। और उसका वंश, मतलब उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा था, वो भी कोई मामूली नहीं था। पिता की तरफ से वो खूंखार विजेता तैमूर का 5वां वंशज था और माँ की तरफ से मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान का 14वां वंशज। मतलब इतिहास के 2 सबसे बड़े और सबसे अलग योद्धाओं का खून एक ही शख्स में। लेकिन इतनी बड़ी विरासत के बावजूद उसकी शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। महज 11 साल की उम्र में 1494 में उसे फरगना की गद्दी तो मिल गई, पर वो उसे संभाल नहीं पाया। बिल्कुल, उसके शुरुआती साल लगातार हार और संघर्ष से भरे थे। वो कभी समरकंद जीतता तो कभी हार जाता। एक वक्त तो ऐसा था कि उसके पास रहने को कोई ठिकाना तक नहीं था। स्रोत बताते हैं कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ 1507 में आया, जब उसने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को छोड़कर बादशाह की उपाधि अपनाई। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये उसकी सोच का बदलाव था। मिर्जा का मतलब होता है राजकुमार, जबकि बादशाह का मतलब है शासकों का शासक। अच्छा, यानी उसने खुद को एक छोटे से इलाके के राजकुमार की जगह एक महान साम्राज्य के बादशाह के तौर पर देखना शुरू कर दिया। ये एक तरह से खुद को यकीन दिलाना था। हाँ, और लगता है कि इस सोच ने उसकी किस्मत भी बदल दी। 1508 में उसके बेटे हुमायूं का जन्म हुआ और अब उसके पास सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक विरासत छोड़ने के लिए भी एक वजह थी। और शायद यहीं से उसके मन में हिंदुस्तान को जीतने का ख्याल और मजबूत होने लगा, जो उसके परदादा तैमूर ने कभी लूटा था। तो क्या हिंदुस्तान पर हमला एक सोची समझी योजना थी, या ये बस अचानक हो गया? दिलचस्प बात यह है कि पहली चिंगारी एक इत्तेफाक से लगी। बाबर उस वक्त काबुल में था। उसके साम्राज्य की सीमा पर पंजाब कश्मीर के इलाके में एक कबीला रहता था, यूसुफ जई जनजाति। ये एक लड़ाकू और लुटेरा कबीला था जो अक्सर बाबर के इलाकों में आकर लूटपाट करता था। तो ये यूसुफजई जनजाति पर हमला बस एक बदले की कार्रवाई थी, या बाबर के मन में भारत को लेकर पहले से कोई बड़ा इरादा था? ये एक अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर तो ये सिर्फ एक जवाबी हमला लगता है। लोगों ने बाबर से शिकायत की और कहा कि लुटेरे हिंदुस्तान की तरफ से आते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुनते ही बाबर को अपना वो पुराना ख्वाब याद आ गया, सोने की चिड़िया को जीतना। हाँ, तो यूसुफजई वाला मामला बस एक बहाना बन गया, एक वजह जिसने उस दबी हुई इच्छा को फिर से जगा दिया। तो 1519 में उसने उन पर हमला कर दिया। और यहीं पर वो चौंकाने वाली बात सामने आती है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी। अक्सर हम सुनते हैं कि बाबर ने तोपों का इस्तेमाल पहली बार पानीपत की लड़ाई में किया था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये सच नहीं है। बिल्कुल सही। बाबर ने भारत की जमीन पर तोपों का पहला इस्तेमाल 1519 में इसी यूसुफजई कबीले के खिलाफ किया था। ये एक तरह से उसकी नई सैन्य तकनीक की आजमाइश थी। वो देख रहा था कि भारतीय ताकतें इस नए हथियार का सामना कैसे करती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि बाबर सिर्फ एक लुटेरा नहीं, एक रणनीतिकार था। लेकिन इन शुरुआती हमलों के बाद भी वो हिंदुस्तान में टिका नहीं। वो आता, एक इलाका जीतता, लूटता और वापस काबुल चला जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान की सत्ता का असली केंद्र कहाँ है। वो सीमा पर छोटे मोटे किलों को जीत रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस एक राजा को हराने से पूरा उत्तर भारत उसके कदमों में आ जाएगा। वो एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जिसकी चाबी उसे नहीं मिल रही थी। और फिर वो चाबी उसे खुद हिंदुस्तान के अंदर से ही दी गई। तो बाबर अभी तक भारत में सिर्फ
कह सकते हैं एक हिट एंड रन हमलावर था, कोई बड़ा प्लान नहीं था। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने बाबर को अनजाने में ही भारत का बादशाह बनने का न्योता दे दिया। हाँ, और ये न्योता दिल्ली सल्तनत के अंदर से ही आया था। उस वक्त दिल्ली और आगरा पर लोदी वंश का राज था और सुल्तान था इब्राहिम लोदी। लोदी एक ताकतवर लेकिन बहुत ही अलोकप्रिय और शक्की मिजाज का सुल्तान था। उसने अपने कई सरदारों को मरवा दिया था, जिससे दरबार में डर और नफरत का माहौल था। और उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने ही लोग थे। सबसे बड़े दुश्मन पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और सुल्तान का सगा चाचा आलम खान लोदी। ये दोनों इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इब्राहिम लोदी की फौज में लगभग 5 लाख सैनिक थे, जबकि इन दोनों के पास मिला के मुश्किल से 40,000। सीधी लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो उन्होंने किसी और से मदद लेने का सोचा होगा। उस वक्त तो मेवाड़ के राणा सांगा सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक थे। क्या उनसे मदद नहीं मांगी जा सकती थी? उन्होंने इस पर सोचा जरूर था, लेकिन इसमें एक और बड़ा खतरा था। दौलत खान और आलम खान को डर था कि अगर राणा सांगा दिल्ली आए तो वो इब्राहिम लोदी को तो हरा देंगे, लेकिन फिर वो खुद दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। सही, और इन दोनों को बाहर निकाल फेंकेंगे। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनका काम कर दे और फिर वापस चला जाए, एक भाड़े का सैनिक। और उनकी नजर पड़ी बाबर पर, जो पहले से ही पंजाब की सीमा पर हमले कर रहा था। उन्हें लगा कि ये आदमी आएगा, दिल्ली आगरा को लूटेगा, लोदी को कमजोर करेगा और दौलत लेकर वापस काबुल चला जाएगा और दिल्ली की गद्दी उन्हें मिल जाएगी। क्या कमाल की गलतफहमी थी। हिंदुस्तान में घुसने का एक जायज कारण और अंदरूनी मदद दोनों मिल रहे थे। तो बाबर अपनी सेना लेकर चल पड़ा, लेकिन उसके पास कितने सैनिक थे? यही कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है। बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। सोचिए, 12,000 सैनिक 5 लाख की फौज से लड़ने जा रहे हैं। रास्ते में जब बाबर को लोधी की सेना की असली ताकत का ठीक ठीक अंदाजा हुआ तो एक बार के लिए उसके भी हाथ पांव फूल गए। स्रोत कहते हैं कि वो लगभग वापस मुड़ने का फैसला कर चुका था। ये तो एक तरह से आत्महत्या थी। 12,000 बनाम 5 लाख, फिर वो रुका क्यों? तब उसे एक और ताकतवर सहयोगी की याद दिलाई दे, राणा सांगा। उसे सलाह दी गई कि अगर राणा सांगा का साथ मिल जाए तो ये लड़ाई जीती जा सकती है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के मुताबिक बाबर और राणा सांगा के बीच एक समझौता हुआ। तय ये हुआ कि जब बाबर दिल्ली पर हमला करेगा तो राणा सांगा आगरा पर हमला करेंगे और जीत के बाद लोधी का साम्राज्य दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन आपने कहा बाबरनामा के मुताबिक, क्या दूसरे इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं? ज्यादातर इतिहासकार इस समझौते पर शक करते हैं, क्योंकि इसका जिक्र सिर्फ बाबर ने ही किया है, किसी राजपूत स्रोत में नहीं मिलता। हो सकता है बाबर ने अपनी कहानी को और मजबूत दिखाने के लिए बात लिखी हो, लेकिन उस वक्त बाबर के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी। इसी भरोसे पर वो आगे बढ़ा और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंच गया। और फिर वो हुआ जिसकी बाबर ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, बाबर अपनी छोटी सी सेना के साथ मैदान में खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन राणा सांगा नहीं आए। उनकी सेना की कोई टुकड़ी नहीं पहुंची। उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया कि जब आप खुद इब्राहिम लोदी को हरा सकते हैं तो एक बाहरी को आधा हिंदुस्तान क्यों देना? बेहतर है कि इन दो दुश्मनों को आपस में लड़कर कमजोर होने दिया जाए, हम बाद में विजेता को देख लेंगे। 1 मिनट रुकते हैं, जरा उस पल के बारे में सोचिए। बाबर एक अनजान देश में एक विशाल सेना के सामने खड़ा है। जिन लोगों ने उसे बुलाया था वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और जिस सहयोगी के भरोसे वो ये जानलेवा जुआ खेलने आया था उसने आखिरी वक्त पर धोखा दे दिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस एक पल में उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? लड़ाई से ज्यादा तो ये हिम्मत का खेल था। बिल्कुल। अब बाबर के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो लड़कर मरे या लड़कर जीतें। और यहीं पर एक हारी हुई बाजी को जीतने वाली शानदार सैन्य रणनीति सामने आती है। बाबर ने वो किया जो हिंदुस्तान की किसी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। ये तुलगुमा पद्धति सुनने में तो बहुत तकनीकी लगती है। आसान भाषा में ये क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि आप दुश्मन को एक जाल में फंसा रहे हैं। बाबर ने अपनी सेना के सिर्फ एक छोटे हिस्से को सामने रखा। ये सिर्फ एक चारा था। लोदी की विशाल सेना को लगा कि असली लड़ाई बस इन्हीं से है और वो पूरी ताकत से उन पर टूट पड़े। लेकिन असल चाल तो कुछ और थी।
बाबर ने अपनी सेना के 2 सबसे तेज तर्रार और मजबूत दस्तों को दाएं और बाएं छुपा रखा था। और जैसे ही लोधी की सेना आगे बढ़ी, ये दोनों छुपे हुए दस्ते तेजी से घूमकर लोधी की सेना पर पीछे और बगल से हमला कर देते। इससे पहले कि लोधी के सैनिक समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो 3 तरफ से घिर चुके थे। उनकी विशाल संख्या ही उनकी दुश्मन बन गई, क्योंकि उन्हें घूमने या पीछे हटने की जगह ही नहीं मिली। ये दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कला थी। ये तो हुई सेना की जमावट, लेकिन तोपों का क्या रोल था? उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया? तोपों को जमाने का तरीका भी खास था, जिसे उस्मानी विधि या रूमी विधि कहते हैं। ये ऑटोमन तुर्कों से सीखी गई तकनीक थी। इसमें बाबर ने अपनी तोपों को आगे की लाइन में खड़ा किया और 2 तोपों के बीच में बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांध दिया। इन गाड़ियों की आड़ में तोपची और बंदूकची दुश्मन के सीधे हमले से सुरक्षित रहते थे और आराम से अपनी तोपें और बंदूकें बेर सकते थे। मतलब ये एक तरह का चलता फिरता किला था, जिसने लोधी की सेना की पहली और सबसे ताकतवर लहर को आगे बढ़ने से ही रोक दिया। बिल्कुल। लोधी की सेना, जिसमें सबसे आगे हजारों हाथी थे, ने जब हमला किया तो वो इन बैलगाड़ियों की दीवार से टकराकर रुक गए और तभी बाबर ने तोपों से गोले दागने का हुक्म दिया। अब यहाँ लड़ाई का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ आया। इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी ताकत थे उसके युद्ध में प्रशिक्षित हाथी, लेकिन इन हाथियों ने पहले कभी तोप के गोलों की भयानक गड़गड़ाहट नहीं सुनी थी। तो आवाज से ही जानवर डर गए होंगे। डर गए और बुरी तरह घबराए। वो घबराकर पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। जो हाथी लोधी का ब्रह्मास्त्र थे, वही उसके लिए विनाश का कारण बन गए। लोधी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। सही कहा। पीछे से तुलगुमा का हमला और सामने से हाथियों की भगदड़, लोधी की सेना कुछ ही घंटों में बिखर गई। और नतीजा, इतिहास बदल गया। बाबर की छोटी सी सेना ने लोधी की विशाल सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान बन गया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। बाबर की जीत का असली कारण क्या था? क्या ये तोपें थीं, या तुलगुमा पद्धति, या लोधी के हाथियों का बिदकना? तो क्या हम कह सकते हैं कि जीत तोपों की वजह से हुई? उसे पता था कि उसकी सेना छोटी है, इसलिए उसे लोधी को अपनी शर्तों पर अपने बनाए हुए मैदान में लड़वाना था। तोपें, तुलुगमा, बैलगाड़ियां, हाथियों के डर का इस्तेमाल, ये सब एक बड़े मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा थे। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि दुश्मन की कमजोरी को पहचानकर उसे अपने सबसे बड़े हथियार में बदलना है। लोधी पुरानी शैली में लड़ रहा था, ताकत के भरोसे। बाबर भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था, दिमाग के भरोसे। बिल्कुल। पानीपत तो जीत लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लड़ाई जीतने के बाद बाबर का अगला निशाना कौन था? जाहिर है वही शख्स जिसने उसे धोखा दिया था, राणा सांगा। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। बाबर की जिस सेना ने अभी 5 लाख की फौज को हराया था, उसी सेना ने राणा सांगा की ताकत और उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर उनसे लड़ने से ही इनकार कर दिया। सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, वो थक चुके थे और घर वापस जाना चाहते थे। बाबर के लिए पानीपत जीतना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल अपनी ही सेना को अगली लड़ाई के लिए तैयार करना था। तो बाबर की पानीपत की जीत कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं थी, ये एक जटिल समीकरण का नतीजा थी। इसमें दिल्ली सल्तनत की अंदरूनी साजिश थी, एक बड़ा धोखा था, और सबसे बढ़कर एक हारी हुई बाजी को जीतने वाली बेमिसाल सैन्य रणनीति थी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। राणा सांगा ने बाबर की मदद न करके क्या एक बड़ी रणनीतिक गलती की? इतिहासकार इस पर बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक सुनहरा मौका गवा दिया, एक भविष्य के विजेता को भारत के दरवाजे पर ही रोकने का। अगर वो बाबर का साथ देते और फिर उसे हराते तो शायद वो दिल्ली के शासक होते। और दूसरे क्या कहते हैं? दूसरे कहते हैं कि उनका फैसला उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही था। 2 भारी ताकतों को आपस में लड़ने दो, कमजोर होने दो। उन्हें क्या पता था कि बाबर सिर्फ एक लुटेरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में ही बस जाने के इरादे से आया है। क्या ये राणा सांगा की दूरदर्शिता की कमी थी, या सिर्फ एक सोचा समझा जोखिम जो गलत साबित हुआ? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है, जिस पर आज भी सोचा जा सकता है।